निगार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। मैं डीएचए के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। अब जबकि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को महज 36 घंटे रहते हैं, मुझे इन इंतखाबात के हवाले से और इंतखाबात के बाद के सिनारियो के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेन वेव आपके साथ शेयर करनी है। इस ब्रेन वेव का एक सिरा रावलपिंडी के अंदर रिटायर्ड सीनियर अफसरान के जहनों में है और दूसरा सिरा इसका वाशिंगटन में उन पाकिस्तान ऑब्जर्वर्स के जहनों में है जो पाकिस्तान की सियासत को गुज़श्ता 30 बरस से बहुत ही गौर से देख रहे हैं। और इसमें एक बुनियादी सवाल यह है कि क्या इस इलेक्शन 2024 के बाद क्या ये भी मुमकिन है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपस में एक इत्तेहाद कर लें, इकट्ठे हो जाएं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसके ऊपर मैं बहुत सा बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि इसका कंटेंट जो है वो सूटेबल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसकी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, इसे शेयर करें। अब आते हैं इस इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ कि क्या आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ इस 2024 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक इत्तेहाद बना सकते हैं? इस सवाल का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का बैकग्राउंड है। मसलसल सोर्सेज से आपको भी पता चल रहा होगा, हमें भी पता चल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी कमिटमेंट एक तरफ तो पीएमएलएन के साथ है, दूसरी तरफ उनकी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कमिटमेंट है। पीएमएलएन और नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि उनको सिंपल मेजोरिटी दिलाई जाए, यानी 130 से ज़्यादा सीटें उनको मिलें ताकि वो बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान की मईशत की और अपनी भी खिदमत कर सकें। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट गालिबन उनको ये मैसेज दिया गया है कि आपको 100-105 से ज़्यादा सीटें जो है नहीं मिल सकेंगी, बिकॉज आपकी सूरत हाल खासी पतली है, या इससे भी कम सीटें मिलेंगी, कहें उनको 100 सीटें मिलेंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद दिलाई गई है कि उनको कोई अंदाजन 60 या 60 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, यानी कराची और अंदरून सिंध को मिला के कुछ 40 के करीब सीटें, उसके बाद बलोचिस्तान से कोई 8-10 सीटें और अंदरून और सदर्न पंजाब से, साउथ पंजाब से भी कोई 8-10 सीटें, और ये उनको कोई अंदाजन 60 के करीब सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अगर इन दोनों सीटों को इकट्ठा कर दें, दो बड़ी सियासी जमातें, पीएमएलएन की 100 सीटें, पीपीपी की 60 सीटें, तो आप देखते हैं कि 266 के डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस यानी नेशनल असेंबली के अंदर जहां टोटल सीट्स 266 हैं, वहां ये दोनों बड़ी सियासी जमातें आपको 160 सीटें लेती नजर आती हैं, यानी 60% से ज्यादा डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स। जो 2018 का असेंबली थी, नेशनल असेंबली थी, पार्लियामेंट थी, उसमें इन दोनों बड़ी सियासी जमातों को मिला के भी सिंपल मेजॉरिटी इनके पास नहीं थी, और खुद इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे तहरीक इंसाफ के, उनके पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। अब इसका कुछ और, अब इसको लेके चलते हैं एक एक करके, मैं और भी बहुत से हकायक और इंटरेस्टिंग सिनारियोज जो है वो आपके सामने रखता हूँ। सिनारियो नंबर 1 क्या है? हमें मसलसल की पता चल रहा है और जराए से पता चल रहा है, और आप लोग भी इस पे देख रहे होंगे कि पीएमएलएन पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, यानी 118 हो, 119 हो, 120 हो, 128 हो, वहां पर नवाज शरीफ साहब की जमात जो है वो अपने बहुत से मसाइल अपने मुखालफिन के खिलाफ खुद से भी सेटल करते नजर आती है। हर मसला उनका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस सेटल नहीं कर रही, बल्कि पंजाब पुलिस, वहाँ की इंतजामिया खुद से भी उनके साथ कोऑपरेट करते नजर आती है। अब सवाल पैदा होता है कि इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह सिर्फ ये है कि नून लीग को, ब्यूरोक्रेसी को और इंतजामिया को बहुत बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना आता है, वो पावर पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हैं? शायद उसका एक बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड यह है कि नवाज शरीफ साहब, उनका खानदान और उनकी पार्टी जो है वो 1982 से मसलसल पंजाब की पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जब 1982 के अंदर नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा
पहली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर 1985 में गालिबन वो चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब के। 1988 तक, 1988 1990 के दरमियान में वो एक बार फिर चीफ मिनिस्टर भी थे पंजाब के और पाकिस्तान के की ऑपोजिशन लीडर भी थे। फिर 1990 से 1993 के दरमियान वो पाकिस्तान के पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। 1993 से 1997 के दरमियान में वो पाकिस्तान के की ऑपोजिशन लीडर थे। 1997 से 1999 के दरमियान वो पाकिस्तान के दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, इंतहाई पॉपुलर, इंतहाई पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे। फिर 1999 से लेके 2007 तक वो पाकिस्तान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाइल लीडर थे। उनकी पार्टी फिर भी पॉलिटिक्स में थी। 2008 से 2013 तक वो पाकिस्तान के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, पंजाब की हुकूमत उनके पास थी। 2013 से लेके 2017 तक वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। 2018 तक उनकी पार्टी जो है वो पावर में थी। अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक एक बार फिर उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी हुकूमत कर रही थी। और तमाम लोगों का इस पे इत्तफाक है कि अगस्त 2023 से लेकर अब तक जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके अंदर भी नवाज शरीफ साहब की पार्टी नून लीग जो है उसका बहुत ज्यादा असर रसूख है। ये जो इतना लंबा एक्सपोजर है, टाइम पीरियड है पावर कॉरिडोर्स में, उसके नतीजे में पीएमएलएन ने कम से कम 5 या 6 किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की हैं इस पूरे के पूरे इंतजामी ब्यूरोक्रेटिक ढांचे के अंदर। अब पूछें कि वो इन्वेस्टमेंट्स क्या? एक उनकी इन्वेस्टमेंट है पुलिस के अंदर, जहां से आपके एसपीज डीपीओज आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट उनकी 1980 की दिहाई से चली आ रही है। इसकी बहुत सी भर्तियां, लोगों की प्रमोशंस, उनकी प्लेसमेंट, उनका कैरियर जो है वो उनके हाथों से बना। फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जिसमें से आपके असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, फेडरल सेक्रेटरीज आते हैं। वहां पर भी नवाज शरीफ साहब की और पीएमएलएन की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा इनरोड्स हैं। इसी तरह जो पंजाब की जुडिशरी है, जहां आपके सेशन जजेस हैं, जहां आपकी हाई कोर्ट की जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आपने देखा कि उनका बहुत असर रसूख है। इसी तरह हाई कोर्ट से नथी जो बार एसोसिएशंस हैं, जैसे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, इन तमाम जगहों पे आपको नवाज शरीफ और पीएमएलएन का एक बहुत ही अच्छा मौसर किस्म का इन्फ्लुएंस जो है वो नजर आता है। इसी तरह उर्दू के जो ज़राए अबलाग हैं, जो उर्दू के जरीदे हैं, अखबारात हैं, उनके इदारे लिखने वाले हैं, उनके जो कॉलम नवीस हैं, वहाँ पर भी नवाज शरीफ साहब का, उनकी जमात का बहुत ही पुराना दीना ताल्लुक है। लोग उनसे बहुत लॉयल हैं, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज किया है, उन पर बहुत इन्वेस्ट किया है, उन्होंने बहुत खिदमत की है, और उनका एक ज़ाती किस्म का रिलेशनशिप जो है इस पावर कॉरिडोर में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह पंजाब का जो कारोबारी तजारती तबका है, जिसका बड़ा बिजनेस है, जो कारखानेदार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं, उनके साथ भी पीएमएलएन का एक अच्छा पुराना देरीना ताल्लुक है। ये वो सूरत हाल है कि अर्ली 90s में ही बड़े मियाँ साहब ने, जो नवाज शरीफ साहब के वाले साहब थे, मियाँ साहब मरहूम जो हैं, बड़े मियाँ साहब जिनको कहते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था, सोचना शुरू कर दिया था कि अगर इस सिस्टम के अंदर आर्मी चीफ साड़ा अपना ही होए, आर्मी चीफ अपना हो, तो जाहिर है कि इस सिस्टम को हम कंट्रोल कर लेंगे और हमारा खानदान यहाँ बहुत आसानी से हुकूमत कर सकेगा। ये वही ख्वाहिश थी, ये वही एम्बिशन थी जिसकी वजह से शरीफ खानदान की बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर हुई। और जो आखिरी टक्कर उनकी हुई 2013 और 2016 के दरमियान में, जब पनामा स्कैंडल में नवाज शरीफ साहब को निकलना पड़ा, उसकी वजह ये थी कि वो अब हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लेवरेज करते पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, कम से कम ये लग रहा था कि वो मोदी सरकार को, हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को लेवरेज कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को काउंटर बैलेंस करने के लिए। इससे पहले 99 में भी जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, जब वो आर्मी चीफ थे, तब भी इल्ज़ाम लगा कि कारगिल के बाद पीएमएलएन ने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को लेवरेज करने की कोशिश की, जब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर रोग आर्मी के इश्तिहार जो हैं बड़े महंगे जो है वो लगाए गए। तो ये एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसे हमें जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके मुकाबले जब आप कंट्रास्ट करते हैं इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो आप देखते हैं कि ऐसी जमात थी जिसका गवर्न करने का, हुकूमत करने का कोई ख़ास तजर्बा नहीं था जब उनको फेडरल गवर्नमेंट मिली। इससे पहले वो एक छोटे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एक हुकूमत ज़रूर की थी 2013 से 2018 के दरमियान, लेकिन वो हुकूमत जो थी वो एक मखलूत हुकूमत थी। उसका तमाम तर एक्सपीरियंस जनाब परवेज़ खटक साहब के पास था। इमरान खान इस्लामाबाद में बैठे हुए एक अपोजिशन लीडर थे जो कभी कभी पेशावर जाते थे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को देखते थे। वो खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी हैंड्स ऑन नहीं थे और प्रिंसिपली तौर पर वो एक ऑपोजिशन लीडर थे। और जब वो तजर्बा भी उनका नहीं था, जब उनको हुकूमत मिली, तहरीक इंसाफ को फेडरल गवर्नमेंट मिली 20 अगस्त 2018 को, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनके पास
फेडरल गवर्नमेंट को गवर्न करने का या पंजाब का किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और कहते ये हैं कि पाकिस्तान में गवर्न करने के लिए पंजाब का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करता है, खैबर पख्तूनख्वा, ये बलोचिस्तान या आज़ाद कश्मीर का एक्सपीरियंस जो है वो मैटर नहीं करता, बिकॉज पाकिस्तान की 70% के करीब जो 60% आबादी है वो भी पंजाब में है, और पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी का बल्क है, जो फौज है, जो जुडिशरी है, जो मीडिया है, ये सभी पंजाब से आते हैं। और पंजाब की जो सारी पॉलिटिक्स है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, उसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है, और ये पंजाबी ब्यूरोक्रेसी ही है जो बाद में फेडरल ब्यूरोक्रेसी बनती है। बहुत बड़ी तादाद में पंजाब की जो जुडिशरी है वो सुप्रीम कोर्ट पे आ जाती है। तो पंजाब का अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप समझें आपको गवर्न करने का, हुकूमत का आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और इमरान खान जो है उनको एक बहुत नाइव कैरेक्टर के तौर पे देखा गया, जो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स से बिल्कुल रोशनास नहीं थे, और वो ये समझते रहे कि मैं और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा और जनरल फैज मिल के पाकिस्तान की मेगा करप्शन और पॉलिटिकल करप्शन जो है उसके खिलाफ एक जिहाद कर रहे हैं। ये हमारा एक सांझे का काम है, ये हमारी एक कॉमन स्ट्रगल है। अब इसको जब आप देखते हैं तो वापस आ जाते हैं हम थोड़ा सा, अब जो बल्कि ये कहना ज़रूरी है कि अब इमरान खान जो गुज़िश्ता 180-85 दिनों से अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए हैं और कैद हैं, उनकी अहलिया जो हैं उनको भी सज़ा सुना दी गई है, उनकी बहुत बड़ी पार्टी कैद में है, उनके ऊपर तमाम मुसीबतें टूटी हैं। ये इमरान खान जिसने ये सारा टाइम पीरियड देखा, जिसने पावर देखी, जिसकी पावर ख़त्म हो गई, जो जेल में बैठा हुआ है, जो सोच रहा है, उसको अब जाहिर है कि उसको अब पावर पॉलिटिक्स का पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस है, उसे अपनी गलतियों का भी एहसास जो है ये हो रहा होगा। ये और बात है कि इमरान खान के बहुत से चाहने वाले एडमायरर जो हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो इस पूरी गंदी मैकियावेलियन पॉलिटिक्स का हिस्सा है ही नहीं, उनको इसका हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। ये और बात है कि बदकिस्मती से सारी दुनिया में जहाँ कहीं भी पॉलिटिक्स होती है वो बाय एंड लार्ज इसी शक्ल सूरत की होती है जिस पॉलिटिक्स में जनाब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब बहुत माहिर हैं। अब जिक्र चूंकि हो ही गया आसिफ अली जरदारी साहब का इसी बैकग्राउंड में, तो हम ये भी देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी नवाज शरीफ साहब की तरह बहुत बड़े गेम प्लेयर हैं। वो 1982 में तो नहीं आए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनका जो अराइवल है थोड़ा सा लेट है। 1988 और 90 की गवर्नमेंट में वो पहली दफ़ा एक हुकूमत का उनको तजर्बा मिला, जब पहली दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक की वफ़ात के बाद उनको हुकूमत मिली। उसका आसिफ अली जरदारी साहब उसका हिस्सा बने, वो उसकी हुकूमत में बहुत अहम थे, और उस वक्त उनको शोहरत मिली मिस्टर 10% की। दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्टर 10%, मजबून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। और उस मुल्क में लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता था इसलिए सब पे भारी हो गया। दूसरा उनका एक्सपीरियंस आसिफ अली जरदारी साहब का हुआ 1993-96 में, यानी 1993-1996 के दरमियान में, जब उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने आप को एनवायरनमेंट मिनिस्टर बनाया, यानी माहौलियात का, एनवायरनमेंट का वो मिनिस्टर बन गए। और इस कैपेसिटी में उन्होंने पूरी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री थी उसका उन्होंने नाटका बंद कर दिया। फैसलाबाद में, गुजरांवाला के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर हर इंडस्ट्रीज को उनकी मिनिस्ट्री नोटिस भेजती थी कि आपकी फैक्ट्री जो है वो गंदा धुआं छोड़ रही है, माहौलियात को ख़राब कर रही है, आपके ऊपर इतना फ़ाइन होगा, टैक्स होगा। और यूँ इसके नतीजे में कहते हैं कि जो कम अज़ कम ग्रेप वाइन है, ये यानी खबर है, जो एक नैरेटिव है, वो ये कि इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में पाकिस्तान के ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के हस्बैंड थे, ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। उनकी शोहरत मिस्टर 20% 30% तक जो है वो जा पहुंची। 1996 में जब हुकूमत गिरी बेनज़ीर भुट्टो की, तो आसिफ अली जरदारी साहब को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वो कई सालों तक गिरफ्तार रहे, और जब जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उनको रिहाई मिली तो उसके बाद उन्होंने बहुत सबक दुबई और न्यूयॉर्क के दरमियान में गुजारा। कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनको अपने आप से दूर रखती थीं, उसकी वजूहात सियासी भी थीं, कुछ गैर सियासी भी थीं, वो उनसे अपने आप से उनको दूरी रखती थीं। जब वो दुबई में होती थी वो न्यूयॉर्क में होते थे, जब वो न्यूयॉर्क में होती थी तो वो दुबई में होते थे। जब वो न्यूयॉर्क में थे तो पाकिस्तान के इदारों के सोर्सेज का ये कहना और दावा है कि आसिफ अली जरदारी के इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसके एक बहुत ही अहम इदारे के साथ उनके बहुत बेहतर ताल्लुकात इस्टेब्लिश हो गए। उस इदारे के लोगों ने आसिफ अली जरदारी साहब को इंटरनेशनल सीन के लिए ग्रूम किया, उनको छुरी कांटा पकड़ना भी बताया ठीक तरह से, उनको परफ्यूम और कोलोन का भी बहुत एक्सपीरियंस दिया, उनके जो पिछले टेस्ट थे उनको ख़त्म कर दिया। उन्होंने जो बहुत लंबी लंबी मूछें रखी होती थी उस वक्त में, वो ख़त्म होकर पहले ट्रिम होती चली गई, फिर गुम हो गई। और आसिफ अली जरदारी साहब ने वहाँ पर यह भी सीखा
कि किस तरह से अमेरिका के सेनेट और कांग्रेस के सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और कहते हैं। उसके बाद से मसलसल उन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन को इस्तेमाल करके बहुत से कांग्रेशनल लीडर्स जो हैं उनमें उन्होंने इन्वेस्ट वो करते रहे। उन्होंने कभी कोई फॉर्मल लॉबिस्ट यहाँ पे ऐसा उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस यहाँ पे पैदा किया, जिसके बाद में उन्होंने बिलावल को ट्रांसफर किया और कई दफ़ा बिलावल यहाँ पे आए अमेरिका और आके गुम हो गए। वो बेसिकली तौर पर मुख्तलिफ फंड रेजिंग का हिस्सा रहे हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की रेपुटेशन सिर्फ इतनी ही नहीं है, वो बैलेंस ऑफ पावर में नवाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा उनको माहिर आप कह सकते हैं, क्योंकि उनका अराइवल इसमें देर से हुआ, लेकिन चूंकि वो हमेशा एडवर्स सर्कमस्टांसेस में थे, उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर को बहुत ज़्यादा बेहतर सीखा। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ। 2008 के इलेक्शन के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने एक इत्तेहाद पैदा कर लिया। जनाब जनरल मुशर्रफ जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ, और दोनों ने मिलकर जनरल मुशर्रफ को इम्पीचमेंट्स का उनके सामने स्पेक्टर रखा, उनको कॉर्नर कर लिया और जनरल मुशर्रफ को उन्होंने चलता किया। जनरल मुशर्रफ को चलता करने के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को पंजाब से फारिग करने की कोशिश की। फरवरी 2009 में उन्होंने वहाँ पर पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर दिया। जब उनके गवर्नर सलमान तसीर साहब थे, 2 महीने का राज किया। उससे पहले उन्होंने उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट उनके कंट्रोल में थी, डोगर कोर्ट को, उससे उन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने जजमेंट हासिल की। नवाज शरीफ साहब ने उसके रद्द अमल में वकला की जो लॉयर्स की पेंडिंग कैंपेन थी इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करने की, चौधरी कोर्ट की, उसके पीछे अपना वजन डाला। और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कयानी जो है उन्होंने भी अपना वजन जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ डाला, बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी को चलाते हुए, ताकि उनको लगा था कि नवाज शरीफ कहीं आसिफ अली जरदारी सिस्टम में बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। यहाँ पूरी की पूरी जो ये कहानी है इसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर, जिससे इमरान खान साहब जो है बहुत अच्छी तरह से वाकिफ नहीं थे, वो पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की हर तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल जब नवाज शरीफ साहब को निकाला पंजाब से और नवाज शरीफ साहब लॉयर्स की कैंपेन के सहारे और बेसिकली तौर पे जनरल कयानी की मदद से उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत सुप्रीम कोर्ट जो थी उसको उन्होंने खड़ा कर लिया, रिसरेक्ट कर दिया। और उसके बाद एक ऐसी इक्वेशन डेवलप कर गई पावर की जिसमें अगले 1 बरस तक आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो खासे रिसीविंग एंड के ऊपर थे। नवाज शरीफ साहब भी उनके खिलाफ थे, सुप्रीम कोर्ट भी खिलाफ थी, उर्दू का ज़राए अबलाग भी उनके खिलाफ थे, और जनरल कयानी का वजन भी अक्सर जो है वो नवाज शरीफ साहब के पलड़े में देखने में आता था। ये खासी मुश्किल सिचुएशन थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने इसका हल ये निकाला कि उन्होंने इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को कल्टीवेट किया अमेरिका में। उस वक्त बराक ओबामा की हुकूमत थी, सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बन चुकी हुई थी, और बहुत ही एबल कैपेबल उन्होंने अपने एम्बेसडर रखे हुए थे जो उनसे लॉयल थे, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के थे ही नहीं। जी बिल्कुल सही, आपने जहन में आपके आया है एम्बेसडर हुसैन हक्कानी। एम्बेसडर हुसैन हक्कानी जो है उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के लिए वाशिंगटन के सर्कल्स में बहुत ज़्यादा लेवरेजिंग की। मामला जो है एक ऐसी सिचुएशन में आ गए। फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि 2 की सिचुएशन उनके खासे कॉर्नर हैं, 2010 में उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कयानी को 3 साल की एक्सटेंशन दी। ये पहली दफ़ा था कि एक आर्मी चीफ को पूरे 3 साल की मुद्दत की एक्सटेंशन किसी आर्मी ऑफिसर को दे दी गई। और ये जो गलत रीत थी जो बाद में चली, जिसको बाजवा साहब ने भी इसको इस्तेमाल किया, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने डाली। यूं आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना बैलेंस ऑफ पावर का मसला वक्ती तौर पे हल कर लिया, लेकिन 1 बरस के बाद जब रेमंड डेविस अफेयर हुआ समवेयर इन द फरवरी ऑफ 2011, और उसके बाद उसामा बिन लादेन की हलाकत हुई एबटाबाद में अमेरिकन कमांडोज के हाथ में ग्रीन, तो उसके बाद से एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में एक यूनिटी डेवलप कर गई। कयानी साहब, नवाज शरीफ और सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो एक बार फिर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ हो गए। ये वो टाइम पीरियड है जब आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत एक्टिवली अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ जो इक्वेशन थी उसमें इन्वॉल्व किया, जिसको आप मेमो गेट अफेयर से याद करते हैं, जब इल्ज़ाम यह है कि हुसैन हक्कानी साहब ने माइक मलन को एक मेमो लिखवाया किसी के जरिए और उनको कहा कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए के खिलाफ जो है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं उनकी मदद करें। फिर ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग था, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने इसको भी हैंडल कर लिया, उन्होंने सर्वाइव किया। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मार्का उनका वो था जब उन्हें प्रेशराइज किया गया, जब नवाज शरीफ और सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ थे और उन्होंने मिलके खास करके एक अलायंस था नवाज शरीफ साहब के और आसिफ अली जरदारी के दरमियान, और उन्होंने आसिफ अली जरदारी को मजबूर करने की कोशिश की कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो स्विस अथॉरिटीज को, स्विस जज को खत लिखे और जो करप्शन का केस था SGS कोटेक्ना का उसको खोला जाए। आसिफ अली जरदारी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर को कुर्बान कर दिया, सेक्रीफाइस किया, अपनी ताकत दिखाई, लेकिन उन्होंने उनको वो खत नहीं लिखने दिया और वो करप्शन केसेस नहीं खुले क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना सर जो है उसमें पीटा।
उस केस में उसके बाद उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब जब हट गए, उनको रिजाइन करना पड़ा, वो हटा दिए गए, तो उन्होंने राजा परवेज अशरफ, जो उससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में राजा रेंटल के नाम से मशहूर थे, उनको उन्होंने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये इतना बड़ा शॉकर था नवाज शरीफ साहब के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में। किसी को अंदाजा नहीं था कि आसिफ अली जरदारी साहब इस किस्म की चीज़ भी कर सकते हैं। और यूं आसिफ अली जरदारी साहब जो मसलसल कॉर्नर थे, वो इतनी महारत से उन्होंने अपने 5 साल गुजारे, बावजूद इसके कि वो अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल थी वो उन्होंने आते ही 2008 में ख़त्म कर दी थी जब वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन उसके बावजूद उनका होल्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर और अपनी सारी मशीन के ऊपर इतना ज़्यादा था कि इस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट और नवाज शरीफ और उर्दू मीडिया जो है वो कभी उन्हें डिस्प्लेस ना कर सके, और उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल मुद्दत जो है वो पूरे तमतराक से मुकम्मल की। ये तो हो गया बैकग्राउंड जनाब नवाज शरीफ साहब के एक्सपीरियंसेस का, आसिफ अली जरदारी साहब के एक्सपीरियंसेस का। अब हम आ जाते हैं इस करंट सिनेरियो से हमें पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों जमातों को, एक को 100 पीएमएलएन को, दूसरी को 60 सीटें देने की तैयारी और माइंड बना चुकी है। बची कुछ थोड़ी सी सीटें उन्होंने पीटीआई के आज़ाद लोगों को देनी है और बाकी सारी जमातों के अंदर उन्होंने बांटनी है। यूं इस 266 के डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस के अंदर पीएमएलएन और पीपीपी के पास 160 या उससे ज़्यादा सीटें हो सकती हैं, जबकि सिंपल मेजोरिटी सिर्फ 133 सीटों की होती। अब जैसा कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि ये दोनों साइड जो हैं ये पावर प्लेयर्स हैं। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, ये मैकियावेलियन कैरेक्टर्स हैं। इनका हुकूमत का, गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा तजर्बा है और इनको इंटरनेशनल लेवरेज करनी भी आती है। नवाज शरीफ साहब के जहां आसिफ अली जरदारी साहब को अमेरिका के अंदर लेवरेजिंग आती है, वहीं नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब के साथ, मशरक़ वस्ता में यूएई के साथ और कतर के साथ उनकी बड़ी लेवरेजिंग है, और वो इंडिया के साथ भी अच्छी लेवरेजिंग कर सकते हैं। इसका कंट्रास्ट अगर आप देखें 2018 में इमरान खान की हुकूमत के साथ, इमरान खान की हुकूमत के पास सिंपल मेजोरिटी नहीं थी, उनका पहला एक्सपीरियंस था। इमरान खान मैकियावेलियन नहीं थे, इमरान खान को बैलेंस ऑफ पावर का कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, चूंकि उन्होंने पहले हुकूमत की ही नहीं हुई थी। और वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों से इतनी खार खाते थे, इतनी नफरत करते थे, इतने उनके खिलाफ थे कि उनका इनके साथ किसी किस्म का अलायंस बन ही नहीं सकता था, और उनकी सारी की तो किसी भी प्लेयर्स को एक दूसरे के खिलाफ यूज नहीं कर सकते थे। उसका नेट इफेक्ट ये था कि जनाब नवाज इमरान खान जो हैं उनकी टोटल रिलायंस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में थी, जिसने इन दी एंड जनरल बाजवा की शक्ल में उन्हें बेट्रे किया, और वो इस पोजीशन में नहीं थे कि किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई थ्रेट बन सकते। अब जबकि जनरल इलेक्शन जो है 8 फरवरी का, उसको महज 36 घंटे रह गए हैं, ये जो इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या इलेक्शन के बाद आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ किसी स्टेज पे इकट्ठे होकर इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत कम लोगों ने इसका जिक्र किया, पाकिस्तान मीडिया में कहीं आपको इसका कोई चर्चा नजर नहीं आ रहा, लेकिन सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान की नफरत और खार में और इमरान के फोबिया में इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने लिए एक गड़ा खोद रही है। इस इंपॉर्टेंट सवाल के साथ मैं आप सबको सोचने का मौका देता हूँ, और आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी।